हम ना आपकी बुक का 3.14 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करा, प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द अकाउंट्स। इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? मनी मेजरमेंट वायलेट हो रहा है। क्लियर है? अच्छा। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। अंजनी बताएंगे क्या? लॉन्ग टर्म बुक दिखा दो उसको। लॉन्ग टर्म सोर्स सक्सेस ऑफ अ कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। ये कौन सा? आंसर मत देखना बिल्कुल भी। बोलिए क्यों गोइंग कंसर्न क्यों? देखिए, जब हम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए, बोलना। गोइंग कंसर्न क्यों बोला? हम बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म, क्या बोला हम लोगों ने? लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? आने वाले फ्यूचर में। और आने वाले फ्यूचर की बात कौन सा प्रिंसिपल करता है? गोइंग कंसर्न करता है। इसीलिए गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सुनो, अ, नाम बोलो। हाँ, अगम, अच्छा अगम जी। अच्छा। Although sales have not yet taken place, a few reliable customers of the company have placed large orders from which huge profit is expected. आपके पास ऑर्डर आ चुके हैं, पैसा एक नहीं आया, नहीं आया कोई पैसा, लेकिन ऑर्डर आ चुका है आपके पास। तो बताइए अब हम क्या करेंगे? कौन सा प्रिंसिपल है नहीं है, क्या बोलेंगे इसमें? क्या सिर्फ ऑर्डर मिलना हम सेल मानेंगे? क्या सिर्फ ऑर्डर मिलना बिना पैसे के? एक बंदा कहता है ब्रो माल चाहिए, ओ मतलब सॉरी, मतलब गुड्स चाहिए, गुड्स, मतलब यू हैव टेकन इन अदर सेंस, पिछली बार भी यही हुआ था, गड़बड़िया सॉरी, और रिकॉर्डिंग में भी चला गया। नहीं नहीं, मतलब गुड्स चाहिए, गुड्स, गुड्स चाहिए। कितने की? 5 लाख की। उसने कहा ठीक है भाई, बुक करा दे, भिजवा दूंगा। कब चाहिए? परसों चाहिए। दूसरा बोलता है भाई हमें सामान चाहिए, कितने का? 20 लाख का। ऑर्डर लिख लिया आपने, 50 लाख के ऑर्डर आ चुके हैं, एक पैसा किसी ने नहीं दिया। क्या आपका अकाउंटेंट उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब गुड्स डिलीवर हो जाए, सर्विसेज रेंडर्ड हो जाए, फुल सेट। हाँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ना। तो जो रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है ना बेटा, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ही होता है। ठीक है। और दूसरा कौन सा? मनी मेजरमेंट भी लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे। यहाँ दो बुक तो एक बोल रही है, लेकिन हम दूसरे को भी लगा सकते हैं। क्या आपको सिर्फ ऑर्डर मिलना, उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? ठीक है, लेकिन ऑर्डर तो मनी मेजरमेंट छोड़ दीजिए। बेटा अक्रूवल क्या कहता है आपसे? कि रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन विल हैव टेकन प्लेस। ट्रांजेक्शन कब होती है? जब गुड्स चली जाए या पैसा आ जाए। पैसा आया नहीं और गुड्स गई नहीं, तो ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं है। नहीं, मनी मेजरमेंट इसमें स्पेसिफिक वैल्यू होगी ना, मान लो 10 लाख 20 लाख, तो मनी मेजरमेंट को नहीं लगा सकते हम। नहीं बेटा, ऑर्डर भी जो होंगे मॉनेटरी टर्म्स में होंगे ना, और इसमें ऑर्डर का नंबर नहीं दे रखा। बोलिए। नहीं, प्रूडेंस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्रूडेंस नहीं, प्रूडेंस नहीं है। प्रूडेंस नहीं बोल पाएंगे इसमें अभी। इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड की बात कर रहा है, लिखना लिखाने की बात कर रहा है, प्रूडेंस नहीं बोलेंगे इसमें। थोड़ा आगे चलते हैं। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। ध्यान से समझेंगे। एक शेयर होल्डर है कंपनी का। शेयर होल्डर कौन होते हैं? मालिक होते हैं कंपनी के। एवरीबडी इज ओके। शेयर होल्डर आर द ओनर। उसने क्या कर दिया? उसने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स इन द अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। आंसर नहीं देखना, सुहान बोलेंगे। चलो, क्या होगा? एक शेयर होल्डर है, उसने पैसा, इस कंपनी, अपना पैसा जो था उसको दूसरी कंपनी में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। तो वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी या ओनर की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी? आशी में बताएं क्या कहलाएगी? ओनर की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, बिजनेस की थोड़ी कहलाएगी। तो क्या बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे इसे? नहीं करेंगे। बिजनेस में अगर उसने बिजनेस से पैसा निकाला होता और कहीं और इन्वेस्ट कर दिया होता, तो ड्राइंग्स कहलाती हो। पर प्रिंसिपल कौन सा लगेगा? एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यहां पर वो लगेगा। क्लियर है? पीछे से देखिए, डाउट लग रहा है कुछ? एक शेयर होल्डर मालिक अपनी जेब से पैसा निकाला और दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो हमारी बुक्स में तो एंट्री नहीं होनी है इसकी। एक शेयर होल्डर ने कंपनी से पैसा निकाला और अपने लिए शेयर खरीद लिए दूसरी कंपनी के, वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो ये आप
क्या बोलेंगे? एंटिटी प्रिंसिपल, एंटिटी कंसेप्ट। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फैक्ट्री रेंट ऑफ द कंपनी इज आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है। अनन्या, अद्वय का बताइए, आंसर मत देखना, क्या लिखा था? 10,000 आउटस्टैंडिंग, नंबर 5। अकाउंटिंग पीरियड कैसे? नहीं नहीं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में नहीं देख रहे, समझो। आपने 10,000 का किराया भरना था, डेट आ गई 31st, 5 तारीख भी आ गई, आपने किराया नहीं दिया अभी तक। अक्रूवल। अक्रूवल क्या कहते हैं? रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। जिस दिन वो किराए का डेट आई थी, मैंने आपको याद है अक्रूड और ड्यू का डिफरेंस बताया था, तो जिस दिन वो डेट आई थी आपके पास, उसी दिन क्या करना है आपको? उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना है। क्या बोल के रिकॉर्ड करोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपका एक्सपेंस अभी ड्यू हुआ था लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई थी। गॉट इट? ये कौन सा डाउट है? हाँ, यहाँ सब अच्छा सुनो, एक्रूवल प्रिंसिपल की वजह से कोई एक्सपेंस एडवांस होता है, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है? नहीं होता। एक्रूवल प्रिंसिपल की वजह से, जैसे मान लो आपका किराए की डेट अगले महीने की 31st है, लेकिन आपने आज ही किराया भर दिया, व्हाट इज दैट? दिस इज एडवांस एक्सपेंस। तो सिर्फ एक्रूवल प्रिंसिपल की वजह से कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है, कोई एक्सपेंस एडवांस होता है। और आगे चलें थोड़ा सा। एट प्रेजेंट एक्सक्यूज मी मार्केट। सर। हाँ बेटा बोलो। सर पर इसमें ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं, हम ये कब बोल रहे हैं कि ऐसी कोई गलती हुई है? क्वेश्चन कहता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फैक्ट्री रेंट कंपनी का आउटस्टैंडिंग है 10,000, और ऊपर बोल रहा है क्या? 10,000 है। ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे? वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स कंपनी फॉलो फॉलोइंग इश्यूज, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विच अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो इन डीलिंग विद द अबव प्रॉब्लम, एक्सप्लेन ब्रीफली इन ईच कंसेप्ट। उसका मतलब भी बताइए। तो ठीक है। अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं, अगर उसने क्या कर दिया, उसने फैक्ट्री रेंट नहीं पे कर पाए, वो रिकॉर्ड तो होगा ना वो। यस रिकॉर्ड सर। होगा तो कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड होगा? अप्रूवल। एक्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड होगा वो। ठीक है। अगर आप एक्रूवल फॉलो नहीं करते, पेमेंट जाती है तो रिकॉर्ड करते, नहीं जाती तो नहीं रिकॉर्ड करते। कैश बेसिस थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ द कंपनी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू बुक वैल्यू, डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड टू शो फिक्स असेट्स एट देयर करंट मार्केट प्राइस। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपकी एसेट्स जो थी वो सिर्फ थी 10 लाख की। ठीक है, ये आपकी एसेट्स की, मान लो लैंड था 10 लाख का, और मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 50 लाख रुपया, 50 लाख। आज प्राइस 50 लाख चल रहा है। ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या अकाउंट ये आपके मैनेजर वगैरह कहते हैं कि सर इसको ना कॉस्ट पे नहीं, इसको मार्केट पे दिखाइए, क्या वो ठीक कर रहे हैं? आर देर करेक्ट? क्या गलती है? कौन सा कंसेप्ट ऑनलाइन में बताएं, कौन सा कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वायलेट कर रहे हैं। आप कॉस्ट और हद से डेप्रिसिएशन घटा के बुक वैल्यू पे दिखा सकते हैं, ये नहीं कि मार्केट में जो चल रहा है उस वैल्यू पे दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और है। आपके स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक 31 मार्च 2023 को आपका स्टॉक जो है, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 50,000 है। लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो कितने की है? 40,000 की है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। बताओ अंजनी, किसको रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बाकी लोग भी चाहिए। 50,000 को रिकॉर्ड करेंगे या 40,000 को रिकॉर्ड? 31 मार्च है, साल का आखिर है बेटा। ये गुड्स हमारे पास, देखो हमने गुड्स खरीदी थी, 50,000 की थी जब खरीदा, नहीं बिकी पूरे साल, साल का आखिर आ गया, आज इसकी मार्केट में वैल्यू 40,000 है। तो एज पर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी हैव टू रिकॉर्ड व्हाट वैल्यू? दिस इज माय क्वेश्चन। ट्राई करो, गलत होगा। सुकृति। हाँ, 40 पे या 50 पे, किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 40 पे रिकॉर्ड करेंगे। कितने लोग 40 बोल रहे हैं और बाकी लोग 50? बेटा एक एक प्रिंसिपल था, एक प्रिंसिपल था,
क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लो। कौन सा प्रिंसिपल था वो? प्रूडेंस प्रिंसिपल था। तो यहाँ किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए आपको? प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए। और कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए? कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। तो 50 आपकी वैल्यू थी, मार्केट में 40 थी, 40 पे रिकॉर्ड करेंगे इसको। अगर ये ऐसा हो जाता 60, अब किस पे रिकॉर्ड करते? 50 पे रिकॉर्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लो। वो कौन सा प्रिंसिपल होता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चलो एक्सेप्शन तो देख लेंगे वहां पर। हाँ आगे चल, थोड़ा आगे चलें। इज दैट ओके? फिक्स एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड कर? कंफ्यूजन है क्यों? पहली चीज, अकाउंटिंग को करते समय इमोशनल नहीं होते हैं। हाँ, बेचा नहीं आपने अभी। और सुनो, अगर आपने इस समय बेचा तो यू आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट, एंड व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट देन यू आर किलिंग प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। ये उसकी बात करता है भाई। बेटा कॉस्ट कंसेप्ट लगता है एसेट्स पे, गुड्स पे थोड़ी लगता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट किस पे लगता है? एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। देखो गुड्स और एसेट्स में फर्क होता है। क्या आप बता पाएंगे गुड्स और एसेट्स का डिफरेंस? कैन यू टेल मी द डिफरेंस आशिमा, गुड्स और एसेट्स का डिफरेंस? रुक जाओ रुक जाओ। शुभांकर जो है, शुभांकर ये हमारी क्लास में, इनका बिजनेस है गारमेंट्स का बिजनेस। ठीक है जी। तो गारमेंट को खरीदने बेचने पे जो ये कमाई करते हैं उसे सेल्स बोलते हैं। और जो गारमेंट है वो इनके लिए गुड्स है। ठीक है। लेकिन शुभांकर ने क्या करा, उस गारमेंट को बेचने के लिए एक शोरूम खरीद लिया, बढ़िया फर्नीचर लगाया, कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रिंटर वगैरह खरीदे। वो जो है इनके लिए क्या कहलाएंगी? एसेट्स कहलाएंगी। प्रिंटर नहीं बेचना, शोरूम नहीं बेचना, गुड्स बेचनी है। ठीक है। भाई आप दुकान में सामान बेचते हो, सेल्समैन को ले जा भाई, ले जा, इसी में ले जा, पनौती है हमारे लिए। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। यू आर सेलिंग ओनली गुड्स, यू आर नॉट सेलिंग योर प्रिंटर, यू आर नॉट सेलिंग योर। जैसे कई बार क्या होता है, मैं एग्जांपल दूं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी शॉप पे गए और देखा कि आपका जो शॉपकीपर है, शॉप ओनर है, बहुत शानदार बढ़िया क्वालिटी का एक लैपटॉप यूज कर रहा है। ठीक है। आपने कहा यार ये लैपटॉप तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? कह रहे यूएस से मंगवाया था, जीजा जी गए थे यूएस से लेके आए मेरे लिए। ठीक है। हमने कहा अच्छा लग रहा है, बेच दोगे? उसने कहा यार ये तो बड़ा महंगा आया था, कह रहे 2 लाख का था। हमने कहा चल 4 लाख देंगे, बेच दोगे? तो कबीर होगा तो बेच देगा। फिर है, फिर जीजी पीटेंगे इसे खूब। एनीवे उसको किनारे करते हैं, समझिए। जनरली हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर प्रिंटर, वो हमारे रैक्स और हमारा फर्नीचर, ये सब बेचने के लिए नहीं होता है। इन्हें गुड्स नहीं, इन्हें एसेट्स बोलते हैं। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है वो किस पे लगता है? एसेट्स पे लगता है। बोलो। हाँ अब सुनिए, अगर आप कंप्यूटर शॉप के ओनर हैं तो कंप्यूटर्स आपके लिए क्या है? गुड्स है। अगर आप बिल्डर हैं, बिल्डर, तो आपके लिए घर, पेंट हाउस, या फिर मैं बोलूं क्या, स्टूडियो अपार्टमेंट, ये आपके लिए क्या है? गुड्स हैं। ये आपके लिए गुड्स हैं। ठीक है। अगर आप हैवी मशीनरी के मैन्युफैक्चरर हैं तो हैवी मशीनरी आपके लिए क्या है? अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हैं और कार डीलर हैं तो कार आपके लिए क्या है? गुड्स हैं। लेकिन सामने वाले बंदे के लिए क्या है? वो एसेट्स हैं। तो हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? सामने वाले की थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपनी कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट किस पे लगता है? एसेट्स पे लगता है। एसेट्स पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट एसेट्स। और ये वाला प्रूडेंस। ठीक है। प्रूडेंस तो कहीं भी लग जाएगा, लेकिन वो, लेकिन ये सिर्फ स्टॉक के केस में होता है, बाकी किसी केस में नहीं होगा। सिर्फ स्टॉक के, क्योंकि स्टॉक साल के आखिर में बच जाता है, बिकता नहीं है। अगर वो बिक जाता तो सेल्स होती। भाई आपने चीज 50,000 की खरीदी और 60,000 में बेच दी, अब स्टॉक बचा ही नहीं। लेकिन 50,000 की खरीदी और बिकी नहीं, तो दैट्स योर स्टॉक। उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज हाउ प्रूडेंस कंसेप्ट वर्क। तो ये जो था ना,
ड्यूरिंग द ईयर मार्केट प्राइस फिक्स एसेट्स का ज्यादा था, वो उसको ज्यादा पे रिकॉर्ड करना चाहता था, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था ऐसे करके? हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलिए देखें, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज 50 पेंसिल्स ₹50 में, पेंसिल ₹50, दीज हैड ऑल बीन इशूड फ्रॉम स्टॉक एंड वर स्टिल इन यूज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या इसे रिकॉर्ड करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बोलो चलो। मैंने बताया था ना, स्टेबलर की पिने, A4 साइज के पेपर, क्या ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, रेलेवेंट नहीं बनेगा। 50 रुपया, 60 रुपया, चिंदी चोर वाली बातें थोड़ी करेंगे हम लोग, उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है? विच प्रिंसिपल? फुल डिस्क्लोजर या मटेरियलिटी? मटेरियलिटी बनेगा ये। फुल डिस्क्लोजर में थोड़ी हम स्टेबलर की पिने और हमारे पास कितना चौक, डस्टर, स्कूल, ये सब रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं लेकिन अंडर एक स्पेसिफिक हेड के रिकॉर्ड करते हैं। गॉट इट? तो कौन सा प्रिंसिपल? नहीं करते बेटा एक एक पेंसिल, हम बोलते हैं स्टेशनरी। 100 पेंसिलें, 50 रिम पेपर का, प्रिंटर की इंक, प्रिंटर का कार्टेज, ये सब कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, इसको स्टेशनरी के हेड में लिख देते हैं। जितना भी होगा सबका टोटल लिखेंगे, सबका टोटल करेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं स्पेसिफाई करेंगे कि, लेकिन उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, स्टेशनरी बोल के रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चार्जिंग depreciation in place of straight line method is the current accounting period to show how higher profit। अब पहले देखिए, रुक जाओ बेटा, क्या मेथड बदलने से आपको इंफॉर्मेशन अच्छी हो रही है, रेलेवेंट हो रही है? हो रही है इसमें? क्वेश्चन पता क्या था? कि आप मेथड बदल रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट बढ़ जाए, ये तो मैनिपुलेशन हुआ। तो क्या मेथड बदलने से आपकी अकाउंटिंग ज्यादा यूजफुल हो रही है? नहीं। बहुत मीनिंगफुल हो रही है? नहीं हो रही है। क्या मेथड बदलना कानून ने बोला एज पर लॉ है? वो भी नहीं है। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ फिर? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ठीक है। अगर यह लाइन लिखी रहती कि रिटर्न डाउन से स्ट्रेट लाइन बदल दिया एंड इन ऑर्डर टू गेट मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तो क्या हो जाता है ये? तो ये कंसिस्टेंसी को फॉलो करता, वायलेशन नहीं होता। या फिर कंपनीज एक्ट इंस्ट्रक्टेड टू चेंज WDV टू स्ट्रेट लाइन मेथड, तो क्या होता हमारा ये? एक्सेप्टेबल होता। तो अभी कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पर? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। आगे चलते हैं। अ डेटर हु ओव्स एन अमाउंट ऑफ अ कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। एक व्यक्ति है, हमसे 10 लाख का सामान लेके चला गया और हमें लग रहा है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, वो हमें पैसा नहीं देगा, तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे और किस प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट। और कौन सा प्रिंसिपल? प्रूडेंस। क्या बोलता है प्रूडेंस? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो उसको प्रूडेंस के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। गॉट इट? तो जो ये एक्सरसाइज थी ना आपके पास, एक छोटी सी एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन दिख रहे थे आपको, आपके एक्सक्यूज मी पास। सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। देखो, लास्ट वाले में क्या था? एक डेटर है आपके पास, जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था ना, आशिमा ने 10 लाख रुपए दे दिया किसको? शुभांगी को। और शुभांगी के पास क्या पड़ा? सामान पड़ा है। शुभांगी फोन करके बोलती है आशिमा अपना सामान ले जा, ले जा, तुझे नहीं ले सकते तो मैं अपना अपना गाड़ी में सामान शुभांगी आशिमा बोलती है नहीं नहीं, मेरे यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, अभी तो अपने पास ही रख। एक मजेदार चीज समझिएगा, आपने अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए भेज दी, भेज दी, और सर्विस सेंटर पे गाड़ी जो है वो आपकी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सर्विस हो चुकी है, आप लेने नहीं जा रहे हो। तो सर्विस सेंटर वाले पता क्या करते हैं? आपसे किराया चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अननेसेसरी पड़ा आपका व्हीकल वहां पर। ठीक है। तो अब अ, आशिमा के गोडाउन में लिमिटेड, आशिमा के पास, आशिमा लेने से मना कर रही है और शुभांगी के गोडाउन में जगह नहीं। वो कहती भाई तेरा सामान निकलेगा तब तो मैं दूसरा सामान रखूंगी यहाँ पर। यही हो रहा है ना? इसने बार बार फोन करा, बार बार फोन करा। अब शुभांगी थक गई, उसने कहा जा तू, अब मैं तुझे सामान देती नहीं, जो करना कर ले। अब क्या होगा? अब सुबह, अब क्या करेगी आशिमा? वसूली भाई लेके जाएगी उसके पास, चल चल ब्रो रिकवरी करके आते हैं। ऐसा होगा क्या? रिकवरी करने के लिए भी आई, ये डंडे लेके गई, उसने 2 बंदूकें सामने कर दी, आओ कौन है? नहीं देती मैं, देती नहीं पैसा, जाओ। तुझे बोल बोल के गए, 6 महीने हो गए, तू ले जा अपना सामान,
अब तेरा पैसा भी गया, तेरा सामान भी गया। आशिमा के लिए क्या है वो? आशिमा के लिए क्या हो गया? किसी को पैसा दिया, डूब गया, डूब गया। ठीक है। दूसरा केस समझिए। शुभांगी ने 10 लाख का सामान डिलीवरी कर दिया किसको? आशिमा को। और आशिमा को बोलती है भाई पैसे कल, परसों, तरसों नरसों, चलता रहा। 6 महीने तक पैसा नहीं दिया। और जब शुभांगी फाइनली इसके घर पहुंचती है या फिर शॉप पे पहुंचती है, कह रहा भाई मैं नहीं दे रही तुझे कुछ, तुझे जो करना कर ले। क्या हुआ? बैड डेट। वो डेटर विच इज नॉट गोइंग टू पे इन फ्यूचर क्या कहलाएगा? बैड डेट। थक गया ना, नींद भी आ रही होगी, घड़ी देख रहे हो बार बार। क्या हो गया आज? जल्दी उठे थे, कितने बजे? 4 बजे। दैट्स गुड। ठीक है। तो ये हमने क्या रिकैप्चुलेट करे, आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स रिकैप्चुलेट करे थे। जल्दी से नोट्स देखिएगा। अब हम वाइंड अप करेंगे क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कुछ बस थोड़ा सा रह गया, आई वाइंड अप। चलिए देखें जरा, नोट्स देखिए फटाफट से। बेटा फोन पे नोट्स खोल लेना जल्दी से। हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं बताऊं आपको, सिलेबस का पार्ट वैसे नहीं है ये, पर थोड़ा सा इसीलिए मैं हल्का सा हल्का हल्का फुल्का आपको दे रहा हूँ। देखिए जरा, सबसे लास्ट पेज पे चलेंगे आप लोग। ऑनलाइन में दिख रहा है पेज? स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है? बोलिए। हाँ, पेज नंबर 7 पे हैं हम लोग अभी। पेज नंबर 7 खोल लीजिएगा। डू यू हैव द पेपर विद नोट्स विद यू? पेज नंबर 7 खोल लीजिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बताया था ना कि ओवर द मेनी इयर्स जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको फॉलो करके जब आप उसे क्या बना लेते हैं, लेजिटिमेट कर देते हैं, लीगलाइज कर देते हैं, तब क्या बन जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाते हैं। वो हमने शुरू वाली कहानी में आपको सिखाया था। देखिए ये हिस्ट्री दे रखी है सारी कि 1973 से शुरू हुआ, 1997 1977 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और इसका ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास होती है। ये सब हिस्टोरिकल चीजें हैं जो याद रखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू। इसलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इसकी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया उसे बोल्ड कर रखा है, these are written policy documents issued by expert accounting body or by government or other regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statement। वो सारी की सारी गाइडलाइन, वो सारी की सारी पॉलिसी जिनकी मदद से आप रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इंफॉर्मेशन को, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डेवलप करेंगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाएंगे। नेचर क्या है ये देखिए, आप लाइन में लिखे हो, उनको बोल्ड कर रखा है। दे ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। किस तरह से आपकी अकाउंटिंग चलेगी, किस तरह से आपकी पॉलिसीज बनेंगी, उसके नॉर्म्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होते हैं। दे रिमूव इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। आप अलग अलग तरह से अकाउंटिंग बनाते थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपकी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो जो डाइवर्स प्रैक्टिसेस होती है वो खत्म हो जाती है, एक ही तरह से अकाउंटिंग चलती है। और दूसरा क्या है? इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, दैट इज थर्ड पॉइंट। एंड दे आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेबल लॉ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट को वायलेट कर दे, आपका आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन पीनल कोड को वायलेट कर दे। ऐसा नहीं होगा। आपका जो लॉ बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो आपके देश में एप्लीकेबल लॉ के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलेगा, उसको वायलेट नहीं करेगा। क्यों? अच्छा सुनो, अगर किसी पॉइंट पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया, तो किसका रूल चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। तो ये जो रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये छोटी चीज है और कंपनीज एक्ट बड़ी चीज है। तो अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो किसको माना जाएगा? कंपनीज एक्ट को माना जाएगा। गॉट इट? तो इसीलिए किसी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं चलते हैं। और ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है नेचर में। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिपीट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए इसका। देयर गाइडलाइन एंड डायरेक्शंस होते हैं ये यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। ये अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स जो उनको मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि आपके उसको चॉइस ही नहीं, आपको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजर्स को पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स बनेंगे तो इंफॉर्मेशन ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी लोगों के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये फायदा होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। इट एनहांसेस रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नरेशंस को, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बनाएंगे, तो आपकी आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो क्रेडिबल कहलाएगी, ऑथेंटिक कहलाएगी।
अपनी मर्जी से बनाएंगे तो नहीं कहलाएगी। बेनिफिट्स क्या है इसके? रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर होती है, डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन खत्म हो जाते हैं इससे। और ऑडिटर्स किसको कहते हैं भाई? कोई बताएगा ऑडिटर? अंजनी, ऑडिटर किसको बोलते हैं? आज मूड खराब है दीदी का। हाँ, कंपनी के। कोई और बताएगा ऑडिटर? आप बताएंगे किसी को ऑडिटर? बोलो। द पर्सन हु चेक्स वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जनरली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ऑडिटर्स। तो जब आप सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो ऑडिटर को बहुत ज्यादा आसानी होगी, ऑडिटर्स कहते हैं उसको। और इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सप्लायर के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ और हो गया, तो अगर आपने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आप प्रूफ दिखा सकते हैं, देखो सामान बेचा था, खरीदा था, पेमेंट करी थी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेड। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो कानून है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और चॉइस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, आपके पास चॉइस ही नहीं होती पहली बात तो। आपको अकाउंट एक ही तरह से बनाने हैं, देयर इज नो चॉइस। और स्कोप बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, हर व्यक्ति अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकता, का स्कोप रेस्ट्रिक्टेड होता है। और आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ बेटा, 8:30 तक तो रुकिएगा। हाँ, 5 मिनट रुक जा, मैं चेक करूंगा क्या काम कर रहा है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहे हैं ना आपके सामने, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनमें से जो बोल्ड कर रखे हैं वो आपके लिए रेलेवेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो, ये आपका 12th में आपको देखना है। 6 डेप्रिसिएशन, इसका रेफरेंस, हालांकि ये मर्ज हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे 11th, तो वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका रेफरेंस होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब 12th क्लास में, तब आपका इस्तेमाल होता है। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, इसका भी 12th क्लास में इस्तेमाल होता है। और सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा है IFRS। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, और सिर्फ इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। ठीक है, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन करें। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके देश में चलते हैं, अगर वही इंटरनेशनली एप्लीकेबल हो जाए तो क्या बन जाते हैं? IFRS बन जाते हैं। अपने आप में बहुत लंबी चौड़ी डिटेल होती है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाता है? वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। डोंट गेट प्रिंट आउट, वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, आप लोग प्रिंट नहीं करना उनका, ठीक है। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हर्षिल, हेमांग एंड ओके निशिता। सर। ठीक है, विल वाइंड अप द क्लास नाउ।